हेलो, नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द नोटबुक आयुष एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के नए सेशन के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। आज के जो टॉपिक्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ एक टॉपिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, कुछ एक टॉपिक जो है आपके जो सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने गूगल के एडवर्टाइजमेंट और गूगल की कुछ पॉलिसीज़ को लेकर के एक वर्डिक्ट दिया है, तो जानेंगे उसके बारे में। साथ के साथ अभी पुतिन जी ने चुनाव जीत लिया है तो मोदी जी ने उनको बधाई दी है। साथ के साथ यूक्रेन और रसिया के बीच में एक मीडिएशन का काम करने के लिए इंडिया ने बोला है कि हम एक मीडिएटर की तरह काम करेंगे, शांति वार्ता चाहते हैं, जो हमेशा ही इंडिया कहता है। तो इस तरीके की कुछ आज बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ेस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए हुए आज के सेशन को। एंड आई होप ऑल यू विल लाइक इट दिस सेशन। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं आज के हाइलाइट्स क्या हैं। पहला हाईलाइट है एससी ग्रांट्स बेल टू ईडी ऑफिसर। ये एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का ऑफिसर का मामला है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मामला है। जनरली ये होता है कि ईडी कहीं पर रेड डालती है या किसी को गिरफ्तार करती है, पर यहाँ पर ईडी के ही एक ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अभी 4 महीने के बाद उनको बेल दे दी है। तो क्या है पूरा मुद्दा और इसके हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम देखेंगे। दूसरा जो हाईलाइट है वो है कि इन सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल डिटेन्स अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ईसी। जो 2 नए जो इलेक्शन कमिश्नर को अभी अपॉइंट किया गया था, तो उनके लिए एडीआर ने क्या किया था, कोर्ट में पिटिशन डाला था, जैसा कि हमने पहले ही बताया। तो वहाँ पर केंद्र ने अपना पक्ष रखा है और ये जो 2 पक्ष रखे हैं केंद्र ने, वो आपके लिए भी बहुत काम के हैं कि अगर आपसे एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाए और क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए बोला जाए, तो जब आप पक्ष और विपक्ष की बात रखेंगे, विपक्ष की बात तो आप जानते ही हैं कि इस तरीके से अपॉइंटमेंट होने से लोकतंत्र को क्या नुकसान है क्या नहीं है, लेकिन केंद्र ने जो अपना पक्ष रखा है उसके भी आपको क्या करना है, अपने आंसर में कोट करना है। तो बहुत ही अच्छे 2 पॉइंट्स केंद्र ने रेज किए हैं, इसको देखेंगे, हमारे लिए बहुत काम के हैं ये। तीसरा हाईलाइट क्या है, आईएमएफ टू रिलीज 1.1 बिलियन फ्रॉम बेल आउट फंड फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए फिर से आईएमएफ ने क्या किया है, जो है फंड देने का काम किया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पड़ोसी को मिला है तो कोई मतलब का नहीं है, लेकिन हमारे लिए आईएमएफ इंपॉर्टेंट है। तो आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि आईएमएफ क्या है, इसकी स्थापना कब हुई है। अब जो मेन डिजिटलाइजेशन के ज़माने में जो ये मेन मुद्दा है, अभी आपने देखा होगा कि गूगल जो है वो पिछले कई महीनों से, या एक कह लीजिए कि पिछले साल से ही गूगल अपने अलग अलग पॉलिसीज़ को लेकर के, अपनी एड्स को लेकर के या प्ले स्टोर से संबंधित मामलों को लेकर के न्यूज़ में रहता है। और गूगल के खिलाफ जो अन्य कंपनियां हैं वो हमेशा ये लगाती हैं आरोप कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो प्रतिस्पर्धात्मक एक माहौल हो रहा है उसको ख़राब कर रहे हैं। हर जगह गूगल की मोनोपोली हो रही है। तो उससे रिलेटेड एक क्या है, प्ली डाला गया था। और सीसीआई जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो ये सारे प्रतिस्पर्धा वाले मामले देखता है, मार्केट को रेगुलेशन का काम करता है, उसके पास डाला गया था एक प्ली। तो उसकी जो है सुनवाई करते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, यानी कि प्रतिस्पर्धा आयोग ने जो है वर्डिक्ट दिया है और बोला है कि गूगल की जो पॉलिसी है वो ख़राब नहीं है। कुछ चीज़ें जो है ख़राब है, उस पर हम बाद में फर्दर जो है वो चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल गूगल की जो ये पॉलिसी है वो ठीक है। तो क्या पूरा मुद्दा है, इसको अच्छे से डिटेल में जानेंगे। ये छोटी सी एक न्यूज़ है वनडे एग्जाम्स के लिए। जो मुस्तफ़ा सुलेमान एक एआई है, ये कोई व्यक्ति नहीं, एक एआई है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चीफ बनाए गए हैं। तो नाम याद रखिएगा मुस्तफ़ा सुलेमान का, इनकी पिक्चर दिखाऊंगी मैं। अगली हाईलाइट हमारी क्या है, सेंटर नोटिफाई फैक्ट चेक यूनिट टू स्क्रीन ऑनलाइन कंटेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज़ है। अभी जो है डेटा प्राइवेसी के लिए आज एक आर्टिकल भी आया हुआ है डेटा प्राइवेसी को लेकर के। साथ के साथ में ये सेंट्रल ने क्या किया है, अभी केंद्र सरकार ने क्या किया है कि पीआईबी को अब एक रेगुलेशन के थ्रू क्या किया है, उन्होंने ऑनलाइन जो भी कॉन्टेंट है उसके ऊपर एक फैक्ट चेक करने के लिए सिस्टम लगाने की बात कही है। उन्होंने पिछले साल इसको कहा था कि हम एक फैक्ट चेक करने के लिए एक पूरी यूनिट बिठाएंगे। तो अभी उन्होंने एक फैक्ट चेक यूनिट बैठा दी है। अब देखते हैं, हम आगे पूरी चर्चा करेंगे जब इस न्यूज़ की, तो देखेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या कंसर्न है ये हमारे लिए। अगला जो हाईलाइट है, डाटा मार्केट प्लेसेस द नेक्स्ट फ्रंटियर। तो ये जो पूरा एडिटोरियल है वो डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा जो आपका मार्केट में घूम रहा होता है उसके ऊपर है ये पूरा, कि इसमें कुछ आंकड़े देकर के बताया गया है कि डिजिटलाइजेशन के ज़माने में इंडिया जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का टारगेट रखे हुए है, उसके लिए जो डिजिटल डाटा है उनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन वहाँ पर जो भी चीज़ें डाटा डला हुआ है, किसी व्यक्ति का पर्सनल डाटा है, उनके बीच होने का या उनके क्या है सार्वजनिक होने का भी एक खतरा है। तो ये पूरा एडिटोरियल कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स को रेस करता है। तो देखेंगे हम कि क्या पूरा मुद्दा है। ये आपके पेपर 3 से
जीएस पेपर 3 में आपको साइंस में जो है बहुत ही काम आने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। साथ के साथ हम इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, जो पहले बिल था, अब डेटा लास्ट ईयर 2023 में ही उसको एक्ट बनाया गया है, तो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को भी देखेंगे हम कि क्या है पूरा मुद्दा, सो दैट आपका एक बहुत ही अच्छा यहाँ से कंटेंट और नोट तैयार हो जाएगा। अगला हाईलाइट क्या है, मैटर ऑफ सेम एलजी रैप्स केजरीवाल ऑन सिटी पोल्यूशन। अभी जो है AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी हुआ है, उसके में क्या हुआ है कि फिर से दिल्ली को दूसरी बार या लगातार दूसरी तीसरी बार दिल्ली विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में सामने आई है। तो उसके लिए LG जो है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के हैं, उन्होंने केजरीवाल को क्या कहा है, तंज कसा है, बोला है कि आपके लिए शर्म की बात है कि आप हमेशा ये बातें करते हैं कि हमने दिल्ली को इतना डेवलप्ड किया, ये किया वो किया, लेकिन हर साल जब भी पॉल्यूशन का मामला आता है तो आप क्या हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, और आपके साथ में ऐसे इशू आते हैं कि दिल्ली जो है वो लगातार दूसरे तीसरे साल भी क्या है, प्रदूषण में टॉप पर है। अगला हाईलाइट क्या है, PM स्पीक्स टू पुतिन जेलेंस्की कॉल्स ऑन डायलॉग। देखिए अभी जो है ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है रशिया में, साथ के साथ यूक्रेन भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों को साथ में लेकर चलना जो है हमारी प्राथमिकता रहती है, और PM हमेशा से ही दोनों के बीच में एक मिड पार्ट लेकर के चल रहे हैं जब से रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो उसी के ऊपर एक छोटी सी न्यूज़ है, इसको भी हम देख लेंगे कि क्या है। चलिए तो अब फिलहाल शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर से। उसके पहले जो भी नॉन सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का क्या है, SC ग्रांट्स बेल टू ED ऑफिसर। देखिए मैंने जो बताया स्टार्टिंग में ही कि अभी तक जनरली ये होता था कि ED जो है वो कहीं पर रेड डालती थी, और वो क्या करती थी, किसी भी व्यक्ति को, नेताओं को, तो आप देख ही रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन, स्पेशली जो आम आदमी पार्टी है उसके पीछे तो अच्छे से ED पड़ी हुई है, तो उनके नेता तो अभी जेल में ही जा रहे हैं। तो ये अभी मामला था कि अब तक ED गिरफ्तार करवाती थी लोगों को, और ED जो है वो इस तरीके के काम कर रही थी। लेकिन तमिलनाडु में एक ऐसा मामला आया है कि वहाँ पे एक ED ऑफिसर है जिनके ऊपर में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने क्या है, रिश्वत मांगी है। तो तमिलनाडु का एक डॉक्टर है जिसने ED ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, कुछ इल्ज़ाम लगाते हुए इन्होंने बोला था कि इस ED ऑफिसर ने मुझे धमकी दी है और कहा है कि अगर तुम मुझे कुछ इतने लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का, यानी कि जो है गलत तरीके से पैसे कमाने का झूठा चार्ज लगा करके क्या करूँगा, तुम्हारे सारे काम धंधे बंद करवा दूंगा। तो इससे रिलेटेड एक मामला था जो कि कोर्ट में गया हुआ था, और इस ED ऑफिसर को फिलहाल तमिलनाडु सरकार ने क्या किया था, गिरफ्तार करवा दिया था। तो ये जो पूरा मामला है जब कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो ED ने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि जो ED है वो क्या है, केंद्र सरकार के अंदर आती है। तो ED का जो भी ऑफिसर है जिसके ऊपर जो भी ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उसकी जो पूरी सुनवाई है या उसकी पूरी देखरेख एक केंद्र की एजेंसी के द्वारा की जानी चाहिए, इधर CBI हो या फिर कोई और एजेंसी हो, लेकिन केंद्र की एजेंसी होनी चाहिए थी जिसके द्वारा इसको क्या करना चाहिए था, एग्जामिन करना चाहिए था, ना कि राज्य पुलिस को, स्टेट की पुलिस को ये अथॉरिटी देनी चाहिए थी कि वो इस ED ऑफिसर के मामले में जांच पड़ताल करे। तो ये पक्ष रखा था ED ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है अपना पक्ष रखा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो बेल तो दे दिया उस ऑफिसर को, लेकिन कुछ शर्तें बोली हैं कि बिना तमिलनाडु के परमिशन के, बिना तमिलनाडु पुलिस की परमिशन के वो व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता, और कुछ चीज़ें उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसे तो आप फिर राज्यों की जो अथॉरिटी है बिल्कुल उसको सिरे से नकार रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि ये जो व्यक्ति है वो आप केंद्र के अंदर आता है और केंद्र का ये एम्प्लॉई है, केंद्र का ये क्या है, एक ऑफिसर है, तो इसको केंद्र के द्वारा ही देखा जाना चाहिए, तो इसका मतलब आप राज्य की जो अथॉरिटी है, राज्य की जो पावर है उसको सिरे से नकार रहे हो, तो ये गलत बात है। जो भी व्यक्ति क्राइम किया है, अगर ये क्रिमिनल है तो इसको सज़ा बिल्कुल मिलनी ही चाहिए, चाहे वो केंद्र का व्यक्ति हो चाहे वो राज्य का व्यक्ति हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लॉ है, जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसको फॉलो करके ही जो है वो क्या किया जाएगा, इस पूरे मामले को देखा जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल भी हम इस चीज़ की अनुमति नहीं देंगे कि केंद्र का व्यक्ति है तो उसके लिए केंद्र की एजेंसी है, बिल्कुल भी नहीं। राज्य सरकार, तमिलनाडु की राज्य पुलिस जो है वो काम कर रही है, सही काम कर रही है। फिलहाल ये ED ऑफिसर जो है उसको बेल दे दी गई है, लेकिन इसके ऊपर क्या किया गया है,
कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। तो ये पूरा मैटर कहाँ पे बनता है, अगर इन केस इस न्यूज़ से रिलेटेड आपको पीटी में ये प्रश्न पूछ दिया जाए स्टेटमेंट वाइज कंफ्यूज करने के लिए कि क्या ऐसा कुछ है, कि क्या ऐसी कोई पॉलिसी या ऐसा कोई नियम है जिसके थ्रू केंद्र में जो भी ऑफिसर या जो भी अधिकारी हैं उनको केवल केंद्र की एजेंसी देखेगी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति ने क्या क्राइम किया है। सिविल मामला था इनका, जो इसलिए इनको क्या हुआ, बेल मिल गया। अगर क्रिमिनल मामला होता तो शायद बेल मिलता भी नहीं, अगर बहुत हीनियस क्राइम इन्होंने किया होता। तो ये पूरा मुद्दा था, ये पूरा कंसर्न था। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें बन सकती थी मैंने उसको वहाँ पर लगाया। साथ के साथ ईडी की बात आई है, ईडी चर्चा में आई है, तो ईडी के बारे में थोड़ा सा ले लेते हैं जानकारी। ईडी की स्थापना कब हुई है, 1 मई 1956 को ईडी की स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये भारत के सभी प्रमुख शहरों में क्या कर रहा है, अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोले हुए है। और वो सभी रीजनल जो ऑफिस हैं उनके माध्यम से क्या करता है, भारत के सभी क्षेत्रों में मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से रिलेटेड जो है मामले देखता है। तो ईडी के बारे में देखा 1956। अब ईडी के बारे में ये देखते हैं कि किन एक्ट का यूज़ करके या किन एक्ट के थ्रू ईडी को पावर मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है पीटी में कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है कि फेमा एक्ट है 1993 का, ईडी को उसके थ्रू एक अधिकार मिलता है, पावर मिलता है। कौन सा, फेमा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। साथ के साथ में जो पीएमएलए एक्ट है 2002 का, यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट एक्ट है, इन दोनों का एक्ट का यूज़ करके क्या करती है ईडी, कोई भी काम करती है। ईडी को ये अथॉरिटी ये दो एक्ट ही देते हैं कि वो किसी भी राज्य में जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन से संबंधित कोई मामला हो तो वहाँ पर जाकर ईडी क्या करे, सर्च करे या उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे, उसकी ज़मीन अटैच करे, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो दो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फेमा एक्ट है 1993 का, दूसरा है पीएमएलए एक्ट 2002 का। तो ध्यान रखिएगा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम साथ के साथ में धन शोधन निवारण अधिनियम, ये जो दो एक्ट हैं उसके थ्रू ही ईडी को सारी पावर मिली हुई है। और ये क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित सारे मामले देखते हैं। साथ के साथ में अन्य कानूनों का प्रवर्तन करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो गया, इन सब के लिए भी वो क्या करते हैं, कुछ एक दो और अलग से एक्ट है जिनके थ्रू काम करते हैं। जैसे जैसे उनके पास चैलेंजेस आते हैं उस हिसाब से वो अलग अलग एक्ट के थ्रू काम करते हैं, लेकिन मेनली जो है वो फेमा और पीएमएलए एक्ट है जिसके थ्रू ईडी को क्या मिलती है, अथॉरिटी मिलती है कोई भी काम करने की। तो ये था पूरा मुद्दा ईडी से रिलेटेड। अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ। दूसरा है इन एससी सेंट्रल डिफेंस अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स। जो दो न्यू जो कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए थे, चुनाव आयुक्त अपॉइंट किए गए थे, नाम क्या था उनका, एक का नाम था ज्ञानेश कुमार जी, दूसरे का नाम था सुखविंदर सिंह संधू जी। तो इन दोनों को जब अपॉइंट किया गया था तब एडीआर जो है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो इसके बारे में बार बार हमने चर्चा की है कि जब भी लोकतांत्रिक का मुद्दा आता है, लोकतंत्र का मुद्दा आता है, तो ये क्या करती है, पिटीशन लेके कोर्ट में पहुंच जाती है। तो ये एडीआर ने इनके अपॉइंटमेंट के खिलाफ में मामला दर्ज किया था कोर्ट में और बोला था कि क्या केंद्र सरकार के पास अधिकारियों की कमी हो गई है जो इन ऐसे व्यक्तियों को बैठा रही है जो पहले से ही किसी सेवा में थे। जैसे कि एक के बारे में बताया गया था कि अभी सेवानिवृत्त हुए थे, और दूसरे जो थे उनके बारे में बताया गया था कि ये लोकपाल के क्या थे, जो वर्तमान में लोकपाल हैं उनके क्या थे, ये सचिव थे। तो मतलब ये एक मामला था। दूसरा मामला ये था कि विद इन अ डे, जैसे ही पद खाली हुआ, अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया, उसके एक दिन के भीतर या 2 दिन के भीतर ही इनको अपॉइंट कर दिया गया। साथ के साथ में जो पूरी कमेटी वाला भी मामला आया कि कमेटी मेंबर्स में हमेशा ये मामला रहता है कि जो नामित किया जाता है जिस कमेटी के द्वारा, उसमें एक पीएम होते हैं, एक लोकसभा में जो अपोजिशन पार्टी के नेता होते हैं वो होते हैं, और जो तीसरा व्यक्ति होता है, पहले जो जज हुआ करता था उसको हटा करके कैबिनेट मंत्री कर दिया गया था, है ना। तो ये पूरा कमेटी वाला मैटर आता है कि ये जो नियुक्ति है वही सही तरीके से नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें तो 2 लोग एक ही पार्टी के हैं, दोनों की आपसी सहमति से ही किसी व्यक्ति को यहाँ बिठाया जा सकता है, फिर तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत क्या। तो ये सब पूरा मुद्दा था, कोर्ट में गया था। अभी उसमें क्या है, कल इन्होंने अपना एक एफिडेविट टाइप का हलफनामा जिसको बोला जाता है वो फाइल किया है, और आज कल में इसकी फिर से सुनवाई होनी है। इसमें केंद्र ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखते हुए 2 बातें बोली। पहली बात तो ये बोली कि अगर पैनल में जिसके
के द्वारा ये इनकी पूरा चयन किया जा रहा है उसमें जज नहीं है, इसका मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि जो अपॉइंटमेंट है या जो नियुक्ति है वो सही नहीं हुई है। पहली बात तो इन्होंने ये बोली कि ये कोई जज ही होना ये ज़रूरी नहीं है, ये डिसाइड नहीं करता चीज़ें कि जज होगा तो ही पारदर्शिता रहेगी। साथ के साथ में ये भी बोला कि अपॉइंटमेंट चाहे कैसे भी हुआ हो, 1 दिन में हुआ हो, 2 दिन में हुआ हो, जिसका चुनाव की स्वतंत्रता से या चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का मुद्दा आएगा जब, तो हम क्या करते हैं, चुनाव आयोग को पूरी अथॉरिटी देते हैं, पूरा ये अधिकार देते हैं कि वो जैसे चाहे अपने हिसाब से काम कर सकती है। जैसे कि हमने कल परसों की न्यूज़ में ही देखा था कि चुनाव आयोग ने चुनाव के समय में क्या किया, जो 6 संदिग्ध जो सचिव थे, जो होम सेक्रेटरीज थे अलग अलग स्टेट के, उनको उन्होंने पद से हटा दिया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इनका अपॉइंटमेंट विद इन अ डे हो गया या विद इन 2 डेज हो गया। इसका मतलब ये है कि इनका अपॉइंटमेंट गलत है और इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता चली जाएगी। तो केंद्र ने अपना एक पक्ष रखा है। अब तक ये सारा मामला जो चल रहा था, विपक्ष वाला चल रहा था कि इससे लोकतंत्र की हानि होगी, इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पे हानि होगी वगैरह वगैरह, लेकिन अब केंद्र ने अपना पक्ष रखा है और बोला है कि क्या कहते हैं कि एक केवल दूर से देख करके क्या है अंदाज़ा नहीं लेना चाहिए। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना। जब तक आप उस बुक को पढ़ नहीं रहे हैं तब तक आप ये जज नहीं कर सकते कि ये ठीक है या नहीं है। सेम वैसा इन्होंने यहाँ पे बोला कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कमेटी मेंबर्स में जज नहीं है इट मीन्स कि यहाँ पर सही से नहीं हुआ है चुनाव। दूसरा ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे हमने 3 लोगों को या 2 लोगों को तुरंत चुन लिया इसका मतलब है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता चलेगी। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव आयोग को पूरी अथॉरिटी दी गई है, वो अपने हिसाब से डेट अलॉट करते हैं, अपने हिसाब से जिन भी अफसरों को इधर उधर तबादला कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो उन्होंने पूरी पारदर्शिता रखी हुई है और हम जो है केंद्र के रूप में हम उनको पूरी ये चीज़ क्या करते हैं, गुंजाइश देते हैं, ये पूरी अथॉरिटी देते हैं। तो ये केंद्र की तरफ से जो है वो मामला पूरा कोर्ट में गया है और केंद्र ने अपना पक्ष रखा है। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपको मिल गए आपके आंसर राइटिंग में कोट करने के लिए और पक्ष में बात बोलने के लिए। अब चलते हैं अगले छोटे से न्यूज़ की तरफ। आईएमएफ के बारे में है कि आईएमएफ ने क्या किया है, 1.1 बिलियन का फिर से क्या कर दिया है, बेल आउट दे दिया है। किसको? पाकिस्तान को। ठीक है, तो ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। अभी पाकिस्तान की हालिया स्थिति तो ख़राब चली रही है, फिर भी ये अफ़गानिस्तान के ऊपर बॉम्ब फोड़ रहा है, अफ़गानिस्तान इसके ऊपर बॉम्ब फोड़ रहा है, तो आपस में ही सब लोग लड़ भिड़ रहे हैं। तो मेन मुद्दा कहाँ पर है, आईएमएफ का, और हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो वैसे मैंने शायद जो सैटरडे वाली क्लास ली थी उसमें आईएमएफ को भी मैंने कवर करवाया हुआ है, 4-5 जो ऑर्गेनाइजेशंस करवाई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक छोटा सा फिर से एक आपको रिवीजन मिल जाए। चीज़ को जितना बार बार आप देखेंगे उतना आपको क्या होगा, याद होगा। तो आईएमएफ के बारे में क्या है कि आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसकी स्थापना कब हुई है, 1944 में। तो ये ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई है, 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और ये कहाँ पर आती है, वाशिंगटन डीसी तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लेकिन जो आईएमएफ है वो क्या है, एक तरीके का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में। तो ये क्या करती है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी मामले हैं उसको देखती है, साथ के साथ में विभिन्न देशों को टाइम टाइम पे लोन वगैरह देने का काम करती है। और अर्थव्यवस्था के लिए जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि आईएमएफ रिलीज़ करती है रिपोर्ट कि किस देश की अभी ग्रोथ कितनी रहने वाली है, जीडीपी ग्रोथ कैसे रहने वाली है। तो आईएमएफ वित्त देने का काम भी करती है, साथ के साथ में आईएमएफ क्या काम करती है, किसी भी देश की क्या प्रगति हो रही है, जीडीपी को लेकर के ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या है, उसको भी क्या करती है, टाइम टाइम पे कैलकुलेट करती है, बताती है। वर्तमान में इसमें 190 देश इसके मेंबर्स हैं। तो ये हुआ आईएमएफ से रिलेटेड छोटा सा आर्टिकल था, तो मैंने यहाँ पर इसको क्विक रिवीजन करा दिया। अब आते हैं हम ये मेन मुद्दे के ऊपर। ये है मेन मुद्दा, ये आपके जीएस पेपर 3 में काम आएगा। जीएस पेपर 3 में आप इसको साइंस से भी जोड़ सकते हैं, क्यों, जहाँ पर डिजिटलाइजेशन की बात आती है तो वहाँ पर जो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बहुत बात आती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल हो गया, और ये अभी गूगल, जेमिनी, एआई, बहुत ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इससे प्रश्न बनते ही हैं आपके। तो ये जो पूरा मामला है वो क्या है कि गूगल का एक सर्विस है। गूगल, जब भी आप कोई फ़ोन खरीदते हैं या कोई एंड्रॉयड सिस्टम आप खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, प्ले स्टोर पहले से ही डला होता है और वहाँ पर ही जाकर आप किसी भी ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये पॉलिसी है गूगल की कि गूगल
के थ्रू अगर आपको कोई भी चीज़ को देखना है, किसी भी ऐप का लाभ उठाना है, तो आपको पहले जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाकर ही आपको क्या करना पड़ेगा, उन चीज़ों को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो गूगल ने क्या किया था कि गूगल ने ये अपना सिस्टम बिल्ड किया हुआ है कि जो भी व्यक्ति प्ले स्टोर के थ्रू अपना काम करेगा या इसके थ्रू जा कर के ऐप एक्सेस लेगा, तो उस पर क्या होगा, कुछ 20 से 22% का क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ये गूगल की पॉलिसी थी कि अगर कोई भी व्यक्ति उनका प्ले स्टोर जो है प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है तो उस पर क्या करना पड़ेगा, गूगल को टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि वो व्यक्ति या वो प्लेटफॉर्म जो है वो गूगल को टैक्स देगी। तो इसी के खिलाफ जो है कंपनियां और जो ऐप्स वाली जो चीज़ें थी, जो लोग यूज़ कर रहे थे, वो गए थे सीसीआई के पास। सीसीआई क्या करती है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। सीसीआई का काम क्या होता है कि जो भी मार्केट है उसको सही से रेगुलेशन हो रहा है कि नहीं, ये देखने का काम सीसीआई का होता है। मतलब कि इसके नाम में ही है प्रतिस्पर्धा आयोग। तो वे क्या करती है, बाजार में जो प्रतिस्पर्धा का माहौल है, जैसे कि हर कंपनी को, जैसे कि मान लीजिए कि किसी काम करने वाली या कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाली 10 कंपनियां हैं, तो सभी 10 कंपनियों को एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए काम करने का, या क्या करना चाहिए, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने का एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। एक सही जो है वो समान प्रतिस्पर्धा वाली स्थिति होनी चाहिए, किसी भी कंपनी की मोनोपोली नहीं हो, ये देखने का काम सीसीआई का होता है। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये वो चीज़ देखती है कि कोई कंपनी मोनोपोली तो नहीं कर रहा। मोनोपोली करने का मतलब है कि अपने रेट्स को या अपने को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर देना ऑडियंस को या उपभोक्ता को कि हर व्यक्ति उनके पास ही जाए और बाकी जो छोटी मोटी उनके नीचे कंपनियां हैं वो क्या है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो वो होती है मोनोपोली की। मार्केट में एक ही कंपनी है जो अपना बहुत ही दबदबा बनाए हुए है। जैसे कि आप सिम के मामले में देख लीजिए, जियो ने क्या किया, पहले स्टार्ट किया, आपको फ्री में थोड़ा सा डाटा देना शुरू किया, उसके बाद में कम चार्जेस थे पहले तो सबने फुल यूज़ किया उसका। और जब रिलायंस को ये पता चल गया कि अब हर इंसान के पास जियो की सिम हो गई है और हर इंसान क्या हो गया है, अब इसका यूज टू हो गया है 1.5 GB महीने का डाटा का, तो हर दिन 1.5 GB डाटा पूरे महीने। जब उसको पता चल गया कि अब इंसान जो है वो इसका यूज टू हो गया है, मतलब इस चीज़ का आदी हो गया, तो उसने क्या किया, अपने रेट को बढ़ा दिया। अब मार्केट में सिम से रिलेटेड आप देखेंगे तो जो मोस्टली जो 1-2 महंगी कंपनियां हैं वो यही हैं, रिलायंस है और या फिर एयरटेल है। एयरटेल भले उसके चार्जेस महंगे हो पर उतनी चल नहीं रही है, ज़्यादा चल कौन रहा है, रिलायंस और जियो ही चल रहा है। तो ये होती है एक तरीके से मोनोपोली को क्रिएट करना। सेम ये मामला गूगल कर रहा है प्ले स्टोर के मामले में। वो कहता है कि हमारे यहाँ से जो आप आप जो ऐप हमारे यहाँ प्ले स्टोर पे यूज़ कर रहे हो उसके लिए आपको क्या करना है, टैक्स देना पड़ेगा। तो सीसीआई के पास जब ये मामला गया तो सीसीआई ने बोला कि देखो इसमें गलत तो कुछ नहीं है, सामने वाला यानी कि गूगल कोई सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहा है अगर उस सर्विस को यूज़ करने का, तो वो टैक्स लगा रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इसको तो हम नहीं रोक सकते, इस पर तो हम स्टे नहीं लगा सकते। लेकिन ये एक मुद्दा और उठा था कि गूगल क्या करती है आजकल अपने सिस्टम में या प्ले स्टोर में ऐसी चीज़ें बिल्ड करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐप है, जिसके ऐप बनाने वाला क्या करता है, एक तो अपना मेन वेबसाइट बनाता है, साथ के साथ एक प्ले स्टोर का ऑप्शन देता है। ठीक है, 2 ऑप्शंस होते हैं। तो ऐप में ये ऑप्शन होता है अगर कि आप किसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे वेबसाइट पे खुलेगी, और अगर वेबसाइट पे खुलेगी तो फिर आपको उस ऐप को यूज़ करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज गूगल को नहीं देना पड़ेगा अगर आप सीधे उस कंपनी या उस चीज़ के वेबसाइट पे जाते हैं। लेकिन अगर आप वही चीज़ को प्ले स्टोर से कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो गूगल क्या करती है, अपने सिस्टम में इस तरीके से चेंज कर देती है कि वो वेबसाइट खुले ही नहीं और अल्टीमेट इंसान को क्या करना पड़े, प्ले स्टोर से जाके ही चीज़ें क्या करनी पड़े, डाउनलोड करनी पड़े या रीच करनी पड़े। तो ये एक मुद्दा था जिस पे सीसीआई ने बोला कि हाँ ये ज़रूर कंसर्न का मुद्दा है कि इस तरीके की धोखाधड़ी जो है गूगल नहीं कर सकता। बाकी जो है प्ले स्टोर पे कोई भी ऐप की आपको सुविधा लेनी है उसके लिए टैक्स अगर गूगल लगा रहा है तो उसमें कोई खराबी नहीं है, ये उसका हक है कि वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले क्या कर रहा है, वो आपसे कोई चार्ज ले रहा है। लेकिन जो वेबसाइट वाला मामला है कि किसी भी कंपनी का किसी की भी पेज का वेबसाइट खुल ही नहीं रहा है और सीधे सीधे वो प्ले स्टोर पे चला जा रहा है, ये मामला सही नहीं है। और इस पे उन्होंने बोला है कि हम आगे चल के क्या करेंगे, ध्यान देंगे और इसको देखेंगे क्या मुद्दा है। तो फिलहाल जो पूरा हाईलाइटेड जो टॉपिक हो गया हमारे लिए, इस टॉपिक से क्या हो गया, सीसीआई का भी मुद्दा एक आ गया कि सीसीआई के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सीसीआई के बारे में जान लेते हैं कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई है। 24 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में सीसीआई की मुख्यालय है और इसकी स्थापना 2003 में हुई है। क्या है, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय
क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है? मुंबई में है, चेन्नई में, कोलकाता और कोच्चि में है। तो 4 जगह इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उसको ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और कोच्चि। और सीसीआई मैंने पहले ही बताया कि क्या करता है, मार्केट में मोनोपोली ना हो किसी भी कंपनी की, किसी भी ऐप की, किसी भी ब्रांड की, इसको देखने का काम सीसीआई करता है। तो एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल देने का काम सीसीआई करता है कि सभी कंपनियां या सभी व्यक्ति, सभी व्यापारी आराम से मिल बांट करके अपना अपना धंधा चलाएं, अपना अपना काम करें। तो ये काम कौन करता है? सीसीआई, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये थी पूरी न्यूज़। अब ये जो देख लीजिए मुस्तफ़ा सुलेमान जी, ये इनको देख के कोई कह नहीं सकता कि ये एआई हैं, लेकिन ये एआई हैं। ये जो है क्या है? एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया गया है और ये माइक्रोसॉफ्ट के नए चीफ बनने वाले हैं। तो ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, द हिंदू में इसको कवर किया गया था। तो नाम याद रखिएगा, मुस्तफ़ा सुलेमानी। और एक सोफिया के बारे में ही मैंने जब आई दृष्टि की क्लास ली थी तो उसमें सोफिया के बारे में बताया था। तो आपको बताना है कि सोफिया क्या है। सोफिया भी एक तरीके की रोबोट है, वो किस कंपनी की बनी हुई है, सीईओ, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या है? सेंटर नोटिफाई फैक्ट चेक यूनिट। ये बहुत ही कंसर्न का मुद्दा रहा। पिछले साल ही केंद्र सरकार है, उन्होंने बोला था कि हम एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएंगे। फैक्ट चेक यूनिट क्यों बनाना है? क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन कंटेंट जो है इतनी तेज़ी से प्रसारित हो रहा है। आपने देखा होगा कि आप 1 मिनट में कोई डाटा होता है, कोई पिक्चर होती है, आप क्या करते हैं, आपके पास आई बिना उसको जांचने सुने कि ये सही है या नहीं है, हम क्या करते हैं, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, या कभी स्टेटस लगा दिया, कभी इंस्टा पे पोस्ट कर दिया। तो इससे क्या होता है कि कई बारी जो न्यूज़ सही नहीं होती है, मिसलीडिंग वाली जो न्यूज़ेस होती हैं वो भी क्या होती हैं, सर्कुलेट होती हैं इधर उधर, और फिर उससे कई बारी होता है कि माहौल ख़राब होता है देश का। तो इसको ठीक करने के लिए, ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी करने के लिए, फैक्ट चेक एनालिसिस करने के लिए कि ये सही है ये न्यूज़ या नहीं है, उसके लिए क्या किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि हम एक तरीके का नोटिस लेकर आएंगे और एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएंगे जो कि ये टाइम पे क्या करेगी, देखेगी कि जो भी ऑनलाइन कंटेंट फैल रहा है वो सही है या नहीं है। लेकिन ये मुद्दा ठीक था, ये जो भी चीज़ें सेंटर ने बोली थी बहुत अच्छी थी ये, लेकिन यहाँ पर मुद्दा फंस क्यों गया? फंस इसलिए गया कि अभी जो इन्होंने नया रूल लाया है उसमें ये चीज़ मेंशन है कि सरकार के खिलाफ जो चीज़ें गलत फैलाई जाएंगी या सरकार के खिलाफ जो भ्रामक चीज़ें फैलाई जाएंगी, ये उनका फैक्ट चेक करेगा। इट मीन्स कि क्या है, ये सारा मामला आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ गया। 19(1) ऑफ ए क्या कहता है कि आपको अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो है संविधान में मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उसमें अनुच्छेद 19(1) का ए कहता है कि आपको विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन इस जो है नए फैक्ट चेक यूनिट जो बिठा रही है सरकार, उस नए नोटिस में ये बोला गया है कि अगर केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ भी न्यूज़ ऐसे ही डाल देता है तो उसको हम फैक्ट चेक करेंगे। अब यहाँ पर मामला ये फंसता है कि आपने गलत न्यूज़ को फैक्ट चेक किया और उसके ऊपर उसको रोक लगाई, ये तो ठीक है, वेल एंड गुड। बट अगर क्या हुआ कि केंद्र ने इस डर से कि कहीं उनका कुछ मिसलीडिंग न्यूज़ ना पहुँच जाए या उनकी क्या है बदनामी ना हो, इस वजह से अगर उन्होंने सही न्यूज़ को भी, जो न्यूज़ सही थी, जो न्यूज़ जनता को जाननी ज़रूरी थी, अगर उन्होंने सही न्यूज़ को भी क्या कर दिया, इस फैक्ट चेक के तहत क्या कर दिया कि ये तो न्यूज़ सही नहीं है और उन्होंने रोक दिया, तो क्या होगा, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सीधे सीधे क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। और यहाँ पर फिर आएगा आपका क्या, फंडामेंटल राइट्स का हनन का मामला पूरा बनेगा। तो ये एक पूरा कंसर्न निकल के आया है इस नोटिस से, इसलिए हम इसको चर्चा कर रहे हैं। आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेटेड ये पूरा मुद्दा है, तो आपको हर चीज़ के बारे में एक पक्ष एक विपक्ष जानना जरूरी होता है, और द हिंदू इसीलिए तो पढ़ते ही हैं हम। तो द हिंदू में जो भी न्यूज़ेस आती हैं वो किस तरीके से आपको यूज़ हो सकती हैं वो हम देखते हैं, और वही हमारा काम होता है आपके पास लाना। तो ये जो पूरा नोटिस आया हुआ है इसमें एक चीज़ ये आई है कि अच्छी बात है, फैक्ट चेक यूनिट बनाइए, बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा कि जो ऑनलाइन कंटेंट है वो तेज़ी से बिना सोचे समझे वायरल नहीं होगा। तो कई जगह समाज में अराजकता फैल जाती है, होता है ना कि कोई एक बहुत पुरानी, सालों पुरानी न्यूज़ होती है जहाँ पर 2 लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, उसको 2-4 साल बाद पोस्ट कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि इस जगह पे हिंदू मुस्लिम में दंगा हो रहा है या हिंसा हो रही है। फिर उसकी वजह से और लोगों के सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, हर्ट हो जाते हैं, है ना। तो वो वाली स्थिति रोकने के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इसका यूज़ इस तरीके से करने लगी, गवर्नमेंट की जो भी उनके खिलाफ कुछ भी न्यूज़ आई या कोई भी डाटा ऐसा आया जो कि जनता के
जनता को जानना ज़रूरी था और जो कि सही था, अगर उन्होंने इसके यूज़ करके उस चीज़ को दबा दिया तो फिर कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा। एक मामला भी आया था, इसी न्यूज़ में दिया गया है कि एक कोई इंटरनेशनल एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है, उसने क्या किया था, अभी जो सीएए आया था उसके ऊपर एक मुद्दा दिया था कि जो सीएए है वो एंटी मुस्लिम है, समथिंग इस तरीके से उन्होंने अपनी एक अभिव्यक्ति जाहिर की थी। तो उसको क्या है, इस फैक्ट चेक यूनिट का यूज़ करते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको डीनोटिफाई कर दिया और बोला कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है और उस कंटेंट को ब्लॉक कर दिया। जबकि उसमें कुछ ऐसा क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया था, बहुत ज़्यादा गलत नहीं बोला गया था, उसमें सिर्फ एक चीज़, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया था उस एजेंसी के द्वारा, और एक वो बहुत जानी मानी एजेंसी है। तो इस तरीके की जो भी न्यूज़ है, एजेंसी का नाम अल जज़ीरा है, अल जज़ीरा, ये बहुत जानी मानी एक एजेंसी है, और इसने सीएए के ऊपर बोला था कि ये जो है थोड़ा सा मुस्लिमों की तरफ क्या है, थोड़ा उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा कुछ इन्होंने अपना एक ओपिनियन रखा था। तो उसको क्या किया, इस फैक्ट चेक यूनिट का यूज़ करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ये कंटेंट बिल्कुल सही नहीं है और उन्होंने उसको बैन कर दिया। तो ये पूरा मुद्दा है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि कंसर्न का इशू है। अगर भविष्य में इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है तो फिर ये मुद्दा गंभीर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक एडिटोरियल आया हुआ है जो कि ज्योत्सना सिंह ने लिखा है, और क्या है ये, डेटा मार्केट प्लेस द नेक्स्ट फ्रंटियर। इसमें बताया गया है कि जो अभी रिलीजिंग डाटा है, एक नेस्कॉम ने एक डाटा जारी किया है और उसमें बताया है कि जो इंडिया की जीडीपी है वो 2025 में क्या होने वाली है, 2025 तक इंडिया की जितनी भी जीडीपी रहने वाली है उसमें जो एआई है या डिजिटल डाटा है उसका यूज़ कितना रहने वाला है, लगभग 450 से लेकर के $500 तक का क्या रहने वाला है, व्यापार रहने वाला है 2025 की जीडीपी में। इतना योगदान ये एआई या फिर डिजिटल जो इंडिया है वो करने वाला है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है ये, जीडीपी में 2025 तक अगर एआई इतना ज़्यादा हेल्प करने वाली है तो एआई क्या है, हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। और ये जो है मोदी जी का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो विज़न है उसमें भी ये बहुत हेल्प करेगा, नो डाउट। ये नेस्कॉम की रिपोर्ट है, तो इसमें बोला गया है यही कि ठीक है, अगर एआई है, डिजिटल डाटा वगैरह है, इतना सपोर्ट, इतना हमें आगे चल के हेल्प करने वाले हैं, बेनिफिट करने वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब के बीच में एक जो मुद्दा उठता है वो उठता है किसका, आपके पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन का। हालांकि इस आर्टिकल में जो है नॉन पर्सनल डाटा के बारे में ज़्यादा चर्चा की गई है, लेकिन हम जो है पर्सनल डाटा क्या होता है, नॉन पर्सनल डाटा क्या होता है, और इंडिया की क्या जो भी पॉलिसी आई है डाटा प्रोटेक्शन को लेकर, उस सब को हम देखेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। इसमें यही बोला गया है कि ठीक है, अगर वो हमारी इकोनॉमी में बेनिफिट कर रही है देन वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या जो डिजिटल डाटा जाएगा उसमें व्यक्तियों के पर्सनल डाटा भी होंगे, नॉन पर्सनल डाटा भी होंगे, तो उनको सही से रेगुलेट करने की कोई व्यवस्था है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे भयावह जो है इम्पैक्ट आगे चल के पड़ सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप एक एग्जांपल से समझिए कि जब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप जा करके जब आप अपनी विश लिस्ट में कोई चीज़ डाले होते हैं, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा करके आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, अगर आपने कपड़े सर्च किए या कोई भी सामान सर्च किया, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या करता है, आपके उस सर्च को, उस डाटा को एक जगह स्टोर कर लेता है। और जब भी आप ऐप खोलेंगे सबसे पहले आपको वो सारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आपके स्क्रीन पर शो होते हैं। ठीक है। दूसरा मुद्दा ये कि अगर आप इनकेस भूल गए कि आपने कभी वो चीज़ विश लिस्ट में डाली थी, तो टाइम पर रिमाइंडर के थ्रू आपको मैसेज आता है कि हेलो ABCXYZ, और आपने ये चीज़ क्या की, ऐड टू कार्ट कर रखी है, अब वो बहुत सस्ती हो गई है, अब आप उसको खरीद लीजिए। ये उपभोक्तावाद की चीज़ जो है उसको आजकल कनेक्ट कर दिया गया है डिजिटलाइजेशन के साथ में, और इसके थ्रू क्या किया जा रहा है, इंसानों के माइंड के साथ खेला जा रहा है। ठीक है। और एक किसी व्यक्ति ने, जो एक गूगल के ही एक पर्सन थे, उन्होंने बोला था कि इस तरीके के डिजिटल डाटा का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति है उसको भी रेगुलेट कर सकते हैं, साथ के साथ में हम उसकी जो इच्छाएं हैं, उसके पॉजिटिव, उसके नेगेटिव्स और उसके पसंद नापसंद को भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। ये एक गूगल के पर्सन ने बोला था इसके बारे में कि अगर ऑनलाइन इतनी सारा डेटा है तो उस डेटा का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, समाज में या विश्व में जो लोग हैं उनके पसंद नापसंद को भी हम बदल सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न का मुद्दा है। तो जब भी बात अगर डिजिटलाइजेशन की आती है, जब भी एआई की बात आती है, तो हमेशा पर्सनल डाटा के ब्रीच का मुद्दा उठता है। तो ये पूरे इस आर्टिकल में बोला गया है। साथ के साथ में इसमें बोला गया है
कि तेलंगाना का एक उदाहरण भी दिया गया है कि तेलंगाना में गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एग्रीकल्चर ऐप या एग्रीकल्चर डाटा के थ्रू उन्होंने क्या किया है, इस तरीके का कुछ काम किया है, तो वहाँ से गवर्नमेंट सीख सकती है। साथ के साथ में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया है इसमें कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डाटा प्रोटेक्शन से लेकर के उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छा एक बिल बनाया गया है और उसके थ्रू वहाँ पर सारी चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं। तो फिलहाल जो भी ओवरव्यू था इस आर्टिकल में वो तो मैंने दे दिया। इसमें माइटी यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय जो है उसके बारे में बोला गया है कि उनको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अब फिलहाल इस पूरे आर्टिकल से रिलेटेड हमारे लिए काम का क्या चीज़ हम निकाल सकते हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन जो अधिनियम है वो आपसे अभी से नहीं, लगभग 2017 से जो है वो चर्चा में रहा है। तो डाटा प्रोटेक्शन अधिनियम क्या है और इससे कैसे आपसे प्रश्न बन सकते हैं इसको हम देखेंगे। तो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आपका 2023 में बना और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017 में एक के.एस. पुट्टा स्वामी जी थे, कर्नाटक के ये रिटायर्ड जज थे। तो इन्होंने एक याचिका डाली थी और उन्होंने क्या किया था, याचिका के थ्रू ये सारी चीज़ें बात की थी कि जो भी डाटा वगैरह है वो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत डाटा है, अगर ये सार्वजनिक होता है तो व्यक्ति को क्या हो सकती है, बहुत सारी मतलब मान की हानि हो सकती है। कई व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि उनका कुछ भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी मामला हो या कोई भी चीज़ हो वो क्या हो, सार्वजनिक हो या कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में जाने। तो के.एस. पुट्टा स्वामी जी ने 2017 में एक केस फाइल की थी। इसी के सुनते हुए क्या है, निजता का अधिकार को क्या किया गया था, आर्टिकल 21 के तहत क्या किया गया था, मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक है, आप इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो निजता का अधिकार बना आर्टिकल 21A के तहत में, इसमें क्या है, प्रिवेसी को जोड़ा गया। निजता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार बन गया। ये के.एस. पुट्टा स्वामी केस के बाद ही हुआ 2017। उसके बाद में क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें आई तो कहीं ना कहीं डाटा प्रोटेक्शन के फ्रेमवर्क बनाने की एक बात सरकार के दिमाग में आई कि हाँ बात तो सही है, इस तरीके का कुछ होना चाहिए, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। हर चीज़ आजकल क्या है, डिजिटल है। जैसे कि आपके बैंक अकाउंट है लिंक है डिजिटल, आपके आधार कार्ड वगैरह सारी चीज़ें लिंक है। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, ओला उबर का यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपके पर्सनल डाटा डल रहे हैं। आप अगर जोमेटो स्विगी से कोई खाना मंगाते हैं वहाँ पर आपका पर्सनल डाटा जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2017 में गवर्नमेंट ने सोचा कि इस तरीके के लिए क्या होना चाहिए, डाटा प्रोटेक्शन के लिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। जब उन्होंने ऐसा सोचा तो फिर क्या किया, उन्होंने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया 2018 में, लेकिन वो कुछ कारणों से क्या हुआ, पास नहीं हो पाया। और एक इसी से रिलेटेड बी.एन. श्री कृष्ण समिति बनी थी। ये समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी डाटा प्रोटेक्शन की बात आती है तो बी.एन. श्री कृष्ण कमेटी का नाम बिल्कुल लिया ही जाता है। तो बी.एन. श्री कृष्ण जी ने क्या है, कमेटी बिठाई थी सरकार ने, और श्री कृष्ण जी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर में। उस रिकमेंडेशन को क्या किया गया, 2019-21 में क्या किया गया, जो संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, JPC बोलते हैं, वहाँ पर भेजा गया। और उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से बोला गया था कि आप इस बिल को या इनकी अनुशंसाओं को क्या करिए, रीड आउट करिए, उसमें जो भी कमी है उसको निकालिए और किन किन चीज़ों को हम शामिल कर सकते हैं ये बताइए। तो ये पूरा मुद्दा आया था। उसके बाद क्या हुआ कि पूरा मामला, कुछ उसमें चीज़ें थी जिसको हटाया गया, कुछ को माना गया, इस तरीके से करके 2022 में क्या हुआ, डाटा प्रोटेक्शन बिल को क्या किया गया, फाइनली फिर से रखा गया संसद में। और वो क्या हुआ, 2023 में द्रौपदी मतलब जो राष्ट्रपति थे उनके सिग्नेचर के बाद से क्या हुआ, फाइनली बिल जो है वो एक्ट में बदल गया। तो ये पूरी हिस्ट्री रही डाटा प्रोटेक्शन बिल की इंडिया में। कब 2017 से शुरुआत हुई, के.एस. पुट्टा स्वामी केस से शुरू हुआ, फिर 18 में बी.एन. श्री कृष्ण समिति बनी, उनकी अनुशंसा से वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गई और वहाँ से क्या हुआ, केंद्र सरकार ने 22 और 23 में क्या किया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उसको एक एक्ट बना दिया। लेकिन जब ये एक्ट आया तो भी इसकी राहें कुछ बहुत आसान नहीं थी, इसमें बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन बहुत सारी अच्छे रेगुलेशंस किए गए थे। इसमें क्या किया गया था कि जो डाटा है उसको 4 तरीके से बांट दिया गया था कि उसमें कुछ एक पर्सनल डाटा थे, कुछ नॉन पर्सनल डाटा थे। एक जो डाटा था वो क्रिटिकल एरिया से रिलेटेड था कि बहुत ही गुप्त डाटा जो बिल्कुल एकदम क्या इमरजेंसी वाली कंडीशन में ही यूज़ हो जाए, ऐसी कुछ चीज़ें थी।
तो ये जो पूरा आर्टिकल था वो तो नॉन पर्सनल डाटा के ऊपर था। नॉन पर्सनल डाटा ऐसा होता है कि जिसमें व्यक्ति का नाम तो उजागर नहीं होता है, नाम या पहचान तो उजागर नहीं होती है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी जानकारी जो है वो पोर्टल पे डल जाती है। सपोज जैसे आप गूगल मैप का यूज़ करके कहीं जा रहे होते हैं, तो आप जब भी कहीं पे जा रहे होते हैं तो गूगल मैप में आपने मैप में देखा होगा कि कहीं कहीं पर येलो लाइन, येलो सिग्नल दिखाता है, कहीं पर पूरा ग्रीन सिग्नल दिखाता है या कहीं रेड हो जाता है। इट मीन्स वो आपको ट्रैफिक का हाल बताता होता है कि आगे चल के ये ट्रैफिक होगा, वो ट्रैफिक मतलब ये रास्ता क्लियर है, यहाँ पर ट्रैफिक मिलेगा। तो वो कैसे बताता है? आपके साथ साथ जो आसपास में जितने लोग हैं उस समय उस रोड पर चल रहे होते हैं या जो आपसे आगे होते हैं, उनके जो है डाटा को या उनकी चीज़ों को, उनके सिग्नल्स को रीच करके जो गूगल है वो आपको बताता है कि हाँ आगे रास्ता क्लियर है या फिर जाम है। तो इसको कहते हैं नॉन पर्सनलाइज्ड डाटा। इसमें किसी के व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी की पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी आपके डाटा का यूज़ दूसरे व्यक्ति को हेल्प करने के लिए या किसी दूसरे के डाटा का यूज़ आपको हेल्प करने के लिए किया जा रहा है। तो ये पूरा नॉन पर्सनलाइज्ड डाटा के ऊपर ये पूरा आर्टिकल था कि ठीक है एआई बहुत हेल्प करने वाला है जीडीपी में, अच्छी बात है, लेकिन जो डाटा है उसको रेगुलेट करना भी ज़रूरी है। और इस जो नया हमारा एक्ट आया था उसमें पर्सनल डाटा के बारे में बात की गई थी। फिर कंपनियों को बोला गया था कि बिना व्यक्ति की सहमति के, आप उनसे कंसेंट लिए बिना आप क्या नहीं कर सकते, उनके डाटा का यूज़ नहीं कर सकते। साथ के साथ में जो फॉरेन की कंपनियां हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं उनके लिए भी चीज़ें उसमें मेंशन की गई थी कि जब आप किसी भी, अगर आपकी कोई कंपनी इंडिया में कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है तो आपको इंडिया के लॉ के हिसाब से उन चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी जो गूगल जेमिनी वाली जो चीज़ आई हुई है उसके लिए जो केंद्र है वो बार बार क्या कर रही है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है गूगल के ऊपर, और फिर गूगल उसको ले जाके अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वहाँ पर ले जा रहा है इस मुद्दे को कि ये हमारे साथ में क्या है, भेदभाव कर रहे हैं या हमें नहीं सही से काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन ये इंडिया की पॉलिसी में ही है, उन्होंने पहले ही मेंशन किया हुआ है कि अगर आप इंडियन किसी सिटीजन का डाटा यूज़ कर रहे हैं फिर उसकी पूरी सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी, साथ के साथ में इंडिया के रूल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो ये पूरा जो है एडिटोरियल का कुछ आपको ओवरव्यू था, सिनेरियो था। डाटा प्रोटेक्शन बिल को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत वास्ट है। अगर फिर से कभी ऐसा मुद्दा उठता है तो इसको अलग से एक वीडियो में बना के मैं बहुत अच्छे से डिटेल में इसकी चर्चा कर दूंगी। फिलहाल ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम जितना चीज़ें ज़रूरी थी जाननी हमने यहाँ पर जानी, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो बीएन श्री कृष्ण समिति केस, पुट्टास्वामी केस, उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और डाटा प्रोटेक्शन बिल में क्या है, पर्सनल डाटा और नॉन पर्सनल डाटा, साथ के साथ कुछ क्रिटिकल डाटा वगैरह के बारे में है, तो इसको आप जा करके एक बार और पढ़िएगा। अब ये अगला मुद्दा क्या है कि अभी AQI की रिपोर्ट आई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स आया है, और उसमें फिर से बताया गया है कि हमारी जो दिल्ली है, हमारी आपकी सबकी दिल्ली जो है देश की राजधानी, वो क्या है, फिर से टॉप पर है सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल के मामले में। तो ये जो नई रिपोर्ट आई है इसकी वजह से जो LG हैं उन्होंने केजरीवाल जी को बोला है कि थोड़ा शर्म कर लीजिए, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आपने हेल्थ पे ये खर्च किया, पॉल्यूशन पे ये खर्च किया, इधर कैमरे लगवाए, उधर कैमरे लगवाए, और हाल जब देखा जाता है तो फिर से वही कि क्या है, दिल्ली की स्थिति और हवा की जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। तो इस पे ऊपर जब इन्होंने मैटर रखा तो फिर केजरीवाल जी ने बोला कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। 2016 से लेकर के अभी तक आप देखेंगे तो 30 से 35% पोल्यूशन के मामले क्या हुए हैं, कम हुए हैं। ये केजरीवाल जी ने अपना पक्ष रखा। तो अब ये दो आपस में लड़ रहे हैं, ये यहाँ से तो हमारे लिए काम की चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो है वो AQI जारी जो करती है रिपोर्ट वो काम की है। ये एक स्विस एजेंसी है वो जारी करती है इसको, इतना याद रखिएगा। और उनके अनुसार क्या बताया गया है कि विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित 5 देश और सर्वाधिक प्रदूषित 5 राजधानियों के बारे में बताया गया है। AQI रिपोर्ट में आया है कि सबसे पहले देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन है, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत तीसरे नंबर पे है, ताजिकिस्तान और बुर्किना फासो। ये जो 5 कंट्री हैं वो टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ हैं एयर क्वालिटी के मामले में। कौन कौन है, एक तो है आपका बांग्लादेश, उसके बाद है आपका पाकिस्तान, उसके बाद है इंडिया, देन आपका ताजिकिस्तान और फिर आपका बुर्किना फासो। तो ये जो है वो टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ हैं। राजधानियों की जब बात आ रही है तो पूरा आर्टिकल दिल्ली के ऊपर है, और टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड राजधानी या कैपिटल कौन है, दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है एयर क्वालिटी के मामले में। PM 2.5 की जब ये गणना की जाती है, पार्टिकुलेट
मैटर 2.5 की जब गणना की जाती है तो उसके आधार पर ये पूरी क्वालिटी, एयर क्वालिटी को गणना की जाती है। और उसमें बताया गया है कि दिल्ली की राजधानी जो है वो बहुत ही प्रदूषित है। साथ के साथ दूसरे नंबर पे है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, उसके बाद है उआगा डोगू बुर्किना फासो का, उसके बाद है दुशानबे तजाकिस्तान, साथ के साथ इराक बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद। फर्स्ट नंबर पे कौन है? दिल्ली भारत की राजधानी, ढाका फिर दूसरे नंबर पे बांग्लादेश की राजधानी, उवागा डोगू ये जो है बुर्किना फासो की, यहाँ से आपकी राजधानियाँ भी तैयार हो रही हैं। उवागो डोगू क्या है? बुर्किना फासो की। दुशांबे जो है वो ताजिकिस्तान की राजधानी है और साथ के साथ बगदाद जो है वो इराक की राजधानी। ये टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल्स हैं, तो ध्यान में रखिएगा। पहले और दूसरे नंबर में दिल्ली और ढाका है। अब इसमें ये भी बताया गया है इस इंडेक्स में कि जो टॉप मोस्ट पोल्यूटेड जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, उसमें अकेले भारत के ही 83 हैं। तो कितनी बड़ी बात है ये। और साल दर साल ये स्थिति बहुत ख़राब हो रही है। हवा जो है, सांस लेना हमारे लिए दूभर होने वाला है आगे आने वाले समय में। तो ये थी पूरी आज की न्यूज़। और इसके बाद में एक बहुत ही, अभी पुतिन जी जीते हुए हैं तो मोदी जी और पुतिन जी बड़े ही अच्छे दोस्त रह चुके हैं। सभी को पता है रशिया और इंडिया के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं और चाहे कोई भी कंडीशन आई हो, इवन जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, सारे देशों ने क्या किया था? रशिया को बाइकॉट कर दिया था। फिर भी हमने यूएसए की परवाह किए बिना क्या किया था? जब यूएसए ने बोल दिया था कि इनके साथ कोई व्यापार नहीं करना है, फिर भी हमने क्या किया था? यूएसए तक की परवाह नहीं की थी और हमने रशिया से क्या है, क्रूड ऑयल वगैरह खरीदा था, है ना। तो भारत और रशिया के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन क्या है, यूक्रेन के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं। तो क्या है कि अगर एक दो दोस्त, हमारे दोनों ही सही है, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब उन दोनों के बीच में कुछ खटास चल रही है, पर उन दोनों के साथ हमें रहना है, तो हमें उन दोनों को साथ लेकर चलना है। तो वही बात है कि पुतिन जी जीते तो मोदी जी ने क्या किया? उनको विश किया, कॉन्ग्रेचुलेशन विश किया कि चलिए अगले 6 साल और आप राज करेंगे रशिया पे। साथ के साथ उन्होंने यूक्रेन में जेलेंस्की को भी फ़ोन लगाया, बोला कि देखो ऐसा नहीं है कि पुतिन की साइड ही हैं, हम आपके भी साइड हैं और हम एक शांति वार्ता कराएंगे बिल्कुल। और हमारी यही मुहिम, यही चीज़, यही ट्राई कर रहे हैं हम कि आप दोनों देशों के बीच में जल्द से जल्द शांति जो है वो क्या हो, कायम हो। तो ये पूरी न्यूज़ थी इससे रिलेटेड। साथ के साथ में अभी 2024 में ही ब्रिक्स का सम्मेलन रशिया में होने वाला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रशिया हमारे लिए ऐसे भी। और ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है तो उसमें फिर मोदी जी जाएंगे ही, तो पहले से संबंधों को क्यों ख़राब करना, जब जिस उनके घर ही जाना है हमें और हम पहले से उनके साथ अपने संबंध ख़राब कर लें, जब हमें पता है हमें जाना कंपलसरी है। तो ये पूरी बात है। साथ के साथ इस न्यूज़ में ये भी है कि जेलेंस्की ने जो बोला है कि एक समिट रखा जाएगी, शांति वार्ता रखी जाएगी, तो हमें इंडिया से उम्मीद है कि वो हमारा सपोर्ट करेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मोदी जी ने और एस जयशंकर जी ने इसमें हाँ ना कुछ बोला तो नहीं है कि वो किसका सपोर्ट करेंगे। और एज़ यूजुअल जो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है कि हम एक मिड पाथ लेकर चलते हैं, हम मध्य मार्ग को लेकर के चलते हैं, तो यहाँ पर भी हम मध्य मार्ग ही लेकर चलेंगे। ना तो हम रशिया के अगेंस्ट जाएंगे, ना हम यूक्रेन का फेवर करेंगे, हम दोनों के बीच का रास्ता लेकर के चलेंगे। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज जो भी आर्टिकल्स अच्छे अच्छे थे, जैसे कि आपका साइंस का डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो गया, साथ के साथ में ईडी वाला एक अलग एंगल मिला, आपको इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड केंद्र का पक्ष मिला। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो हमारे नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।